अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, ओरिएंटेशन हमारी हो गई। पूरा आपको प्लानर जो है था वो फ़र्स्ट क्लास में डिस्कस करके दे दिया कि हम किस तरह से टेक्स्ट को लेके चलेंगे, क्या क्या हमारी चीज़ें होंगी, और वो प्रॉपर जो हैंड आउट सब कुछ जो है आपको वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा सिलेबस जो है उस सिलेबस को हमने 3 ग्रिड्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। हमने नहीं डिवाइड किया बल्कि हमें आई कैप ने हमारा सिलेबस की डिवीज़न करके दी हुई है। हमारा ग्रिड ए है सिलेबस में, जिसमें से हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 थे आई कैप स्टडी टेक्स्ट के, और इसकी वेटेज जो है थी वो हमारी 5 से 10 नंबर की थी जो उसने हमें गिवन की है। और वेरी फर्स्ट डे पे ये वाला चैप्टर जो है वो हमारा क्या हो गया, डन हो गया है, वो हमने कर लिया। फिर दूसरा ग्रेड जो है, जो सबसे बड़ा ग्रेड है हमारा, डैट वाज इनकम टैक्स। इसकी वेटेज जो है वो अप टू 70 मार्क्स की है, और इसमें से हमने कहा था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अदर एरिया में चलते हैं। और ग्रेड सी जो है था वो हमारा सेल्स टैक्स का था, और इसकी वेटेज जो है, मैं अपर रेंज पे जाऊंगा तो 30 मार्क्स तक की इसकी वेटेज है। और हमने उस दिन आइडेंटिफाई किया था वेरी फर्स्ट डे के ऊपर कि अगर हमने पेपर को पास करना है तो हम थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल्स टैक्स। हम सेल्स टैक्स से स्टार्ट करेंगे। आपके पास प्लान है, सब कुछ है, और हमने मेक श्योर करना है कि विद इन 9 या विद इन 8 या 9 डेज़ हम क्या करेंगे, हम इस सेल्स टैक्स को 100% डन करेंगे, ताकि जब आप अगले 10 दिनों में या अगले 1.5 हफ्ते में आप इस काबिल हो जाएं कि 35 नंबर हमारे सिक्योर हैं। और आई वांटेड कि आप से सारे बच्चे जो हैं वो इतने इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, जब आप आई कैप में जाएं अपना पेपर पकड़ें, पेपर पकड़ते साथ ही जो सबसे पहला एरिया आप कर रहे हों वो कौन सा हो, आपका सेल्स टैक्स का हो, और आप आधे पौने घंटे में 40-50 मिनट में अपना 30 मार्क्स और इसमें से 5 नंबर सिक्योर करके 35 मार्क्स साइड पे कर लें। और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब बच्चों का ये वाला एरिया 100% क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और आप सब के इसमें से 100 के 100% मार्क्स आने चाहिए। 30 मार्क्स अगर एरिया आता है तो ऑन एवरेज 25-26 नंबर तो हर बच्चा यहाँ सिक्योर कर ले। उसके अलावा फिर अगर 30 नंबर यहाँ से सिक्योर हो रहे हैं तो उसके बाद दूसरा एरिया जो मैंने बहुत फोकस करना है, मतलब फोकस तो हम सारा करेंगे, फोकस तो हम हर चीज़ के ऊपर करेंगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट हम होगा सेकंड एरिया वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, जो हमारा 15 से 20 नंबर का पेपर में एरिया होगा, जो हमें 15 से 20 नंबर सिक्योर करके दे रहा होगा। तो दिस एंड दिस सिलेबस, पूरा सिलेबस हमने 100% करना है, बट मैं कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जान मारूंगा, और आपको भी एम्फेसाइज करूंगा कि आपने इनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करनी है। जिसमें से हम पहले सेल्स टैक्स कर रहे हैं, जो हम आज शुरू कर रहे हैं, और हम विद इन 9 डेज़ हम इसे कंप्लीट करेंगे। हम सारे पास्ट पेपर करेंगे, आपको पास्ट पेपर के हैंडआउट्स जो हैं वो भी मिल गए होंगे, आपको बुक्स वगैरह भी डिलीवर हो जाएंगी। तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर एफर्ट्स करनी है। तो अब हम कौन सा एरिया स्टार्ट करने लगे हैं, सेल्स टैक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। और सेल्स टैक्स को हमने क्या करना है, हमने 100% क्लियर करना है, और हमने मेक श्योर करना है कि पेपर में आप सब बच्चों का सेल्स टैक्स जो है वो सबसे ईजी गोइंग एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो सेल्स टैक्स से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से है, कैसे होगी, और देन विल मूव फर्दर। और हम देखेंगे कि यार इसमें से इजी गो एरिया कौन सा है, इसमें से प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है, अगर हमने मार्क्स सिक्योर करने हैं तो हम किस एरिया से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है, मिथ्स क्या है, हम सारे पहले उसका एनालिसिस देखते हैं, देन हम आगे मूव करेंगे, हम अपना फिर कंटेंट की तरफ चलेंगे। तो अगर मैं एनालिसिस करूं, मैं इसका ओवरव्यू लूं, तो ये सेल्स टैक्स का कुछ पास्ट पेपर ट्रेंड है। रिसेंट अटेम्प्ट के रिजल्ट में अभी बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया ड्यू टू सम बिजीनेस। स्प्रिंग 15 से लेके ऑटम 21 का ये एनालिसिस है हमारा सारे का सारा। अगर आप देखें तो 26 नंबर यहाँ पे, 28 नंबर यहाँ पे, 29, 29, 30, 31, 30, 29, 26, 28, 30, 31, 28, 30। तो ऑन एवरेज सेल्स टैक्स में से आपको आई कैप में 29 मार्क्स का पेपर जो है वो आ रहा है। ऑन एवरेज आप 100 नंबर देखें तो 100 नंबर से 30-29 नंबर आपको फॉर श्योर जो है वो इसमें से आ ही आ रहे हैं।
और फर्दर उसने क्या किया है, उसको इसने डिवाइड किया हुआ है न्यूमेरिकल्स में और थ्योरेटिकल वे में। अब न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल प्रोविजंस जो उसने डिवीजन की हुई है उसमें ऑन एवरेज न्यूमेरिकल जो है वो 16% के हैं और जो थ्योरी आ रही है वो 13% की आ रही है। तो ये इसकी वेटेज है, ये इसकी डिवीजन है न्यूमेरिकली एज वेल एंड थ्योरेटिकली एज वेल। तो अगर आप देखें इसको तो ये वो एरिया है जिसको आप न्यूमेरिकली भी साथ लेके चलेंगे और इसमें से थ्योरेटिकली भी साथ लेके चल रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यार ये हमारा सिलेबस है, ये इसकी डिवीज़न है, तो यहाँ पे फ़ौरन आपके माइंड में आ रहा होगा यार न्यूमेरिकल बड़े आ रहे हैं, न्यूमेरिकल में जान मारेंगे, पेपर पास हो जाएगा। इवन जब आप जाएंगे किसी सीनियर से या किसी से मशवरा भी लेंगे, किसी से बात भी करेंगे, तो वो भी ये कहेगा यार न्यूमेरिकल्स कर लो सेल्स टैक्स के, पेपर पास हो जाएगा। न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल हैं, न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल हैं। बट थोड़े से मैं आपको अब स्टैट दिखाता हूँ कि सबसे मुश्किल एरिया क्या है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं पास्ट पेपर्स के, कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल जितने भी हैं थोड़े से मुश्किल न्यूमेरिकल होते हैं। अब एक मिथ बन गई हुई है कि टैक्स में जो सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और इसमें से जी मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल है, इसकी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन ICAP की परफॉर्मेंस जो है वो कुछ और शो कर रही है, एग्जामिनर कमेंट्स जो है वो कुछ और बात बता रहे हैं। कमेंट्स बता रहे हैं कि यार न्यूमेरिकल में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके पास जितने भी एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल हैं उसमें देखें ये मुश्किल न्यूमेरिकल हैं, बड़े न्यूमेरिकल हैं। 80% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए, 84% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए, 79, 73, 66, 74, 84, 53। तो इसका मतलब पास्ट पेपर्स में न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा बेहतर है और वो इसी को जो कहते हैं बड़ा मुश्किल है। तो न्यूमेरिकल तो बच्चा सही परफॉर्म कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है थ्योरी में। सेल्स टैक्स में जहाँ पे मार पड़ रही है वो क्या है? वो सेल्स टैक्स की थ्योरी है। बच्चे इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इसको लाइट ले रहे हैं और ये 13 से 14 नंबर की थ्योरी आ रही है पेपर में। अब 13 से 14 मार्क्स पेपर में आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने कुछ इस तरह से है कि अब आप देखें ओवर द अटैम्प्ट्स देखें, स्प्रिंग 18 में 2 सवाल आए, 28% पासिंग मार्क्स सिक्योर हो पाए, 43%, 15, 25, 26, 17, 16, 13% पासिंग मार्क्स सिक्योर हो पाए। तो इसका मतलब जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसमें बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें बच्चा सफ़र कर रहा है, वो सेल्स टैक्स की थ्योरी है। ये आपको बताने के यहाँ पे रीज़न ये है कि आपको पता हो कि हम जिस सब्जेक्ट में चल रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम जिस एरिया को लेके चल रहे हैं, उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है और किस किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। तो मेरा फोकस न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल हम करेंगे। आपके पास बुक्स हैं पास पेपर की, 27 अटैम्प्टों के सवाल है, न्यूमेरिकल्स हम 100% करेंगे। लेकिन हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? हम ज़्यादा फोकस अपना थ्योरी पे कर रहे होंगे थोड़ा सा। और मैं आपको साथ साथ क्लास में आगे चलेंगे, आप डे 4 डे 5 पे जाएंगे, देखेंगे हम क्लास के बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आप लोगों से सॉल्व करवा रहा हूँगा। तो थ्योरी भी हमारा इस पर क्या होना चाहिए? इक्वल फोकस होना चाहिए। दोनों को हम कर लें तो हमारा पेपर जो है वो ईज़िली निकल सकता है। तो ये कुछ एनालिसिस हैं जो आपके लिए क्या है बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से डिवीजन और कौन सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। अब इस प्रॉब्लम पे हम क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने अब क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एनालिसिस हमने कर लिया। अब इस एनालिसिस के बाद ना ये सेल्स टैक्स का पूरा एरिया जो है मैं इसको 5 एरियाज़ में डिवाइड करूँगा। मैं इसको 5 एरियाज़ में डिवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको जिस तरह ये नज़र आ रहा है मैं आपको इस तरह ही क्या करूँगा, सारे का सारा सेल्स टैक्स करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स टैक्स में कुछ डेफिनेशंस हैं, हम इनको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अपनी थोड़ी सी बेस बिल्ड करेंगे, थोड़ा कंसेप्चुअली खेलेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे रूल्स क्या हैं, हमारी प्रोविजंस क्या हैं, क्या है, किस तरह से है, अप्लाई कैसे होना है, कैलकुलेशंस कैसे होनी है, हम इसको करेंगे। रिमेंबर ये जो 2 एरिया हैं डेफिनेशंस वाले एंड ये वाले, जब मैं इनको कर लूँगा इसके से आपके 100% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन 2 एरिया से सॉल्व हो जाएंगे। 100% न्यूमेरिकल्स आपके क्या होंगे? आपके इस एरिया से सॉल्व हो रहे होंगे 100% न्यूमेरिकल्स। तो डेफिनेशंस एंड प्रोविजंस विल सॉल्व 100% न्यूमेरिकल्स। तो ये 2 एरिया करने से हमारा अराउंड 24 मार्क्स तक का पेपर सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज न्यूमेरिकल ऑन एवरेज 16 मार्क्स को आपको आ रहा होगा ऑन एवरेज।
और ये इनमें से आपको ऑन एवरेज कोई 6 से 7 नंबर की थ्योरी भी आ रही होगी, अप टू 8 मार्क्स तक की थ्योरी इसमें से आ सकती है। तो अराउंड 22 से 24 नंबर जो हैं वो हम इसमें सिक्योर कर लेंगे। बाकी हमारे पास रह गया एरिया रजिस्ट्रेशन का, डी रजिस्ट्रेशन का और रिकॉर्ड्स और ऑडिट्स का। इसको भी हम करेंगे, लेकिन इसमें से 5-6 नंबर का सवाल आ रहा होगा। तो मेजर कह रहा हूँ कि इस एरिया से हमारे 100% न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और अगर हमारे 100% न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो हम इजीली 24 मार्क्स जो है वो इन 2 एरिया से सिक्योर कर रहे होंगे और हमारे हो रहे होंगे। तो पहले हम डेफिनेशंस करेंगे, फिर हम जाएंगे प्रोविजंस की तरफ। जब हमारी ये हो जाएंगी तो इसमें जब हम जाएंगे, इसको शुरू करेंगे, साथ साथ हम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से मूव करना शुरू कर देंगे, और न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट जो है वो हम साथ साथ समझना शुरू कर देंगे, और हम साथ साथ पास्ट पेपर में मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये डिवीज़न है, पहले डेफिनेशंस, फिर प्रोविजंस एंड देन हम न्यूमेरिकल्स, और ये साथ हम किसी भी दिन में हम एडजस्ट करेंगे। ये हमारे 1-1.5 घंटे में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। अब सेल्स टैक्स का ओवरव्यू हम लेते हैं। सेल्स टैक्स का ओवरव्यू क्या है कि सेल्स टैक्स चलता कैसे है, सेल्स टैक्स होता क्या है। अगर आपको याद हो, जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर नंबर 1 में 2 टैक्स के काइंड्स पढ़ी थी। एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं, अगर हम काइंड्स की बात करें, एक है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। एक डायरेक्ट टैक्स हमारा कहलाता है और दूसरा हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। हमने थोड़ी सी वहाँ पर डिस्कशन की, फिर मैंने कहा था यार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट हमने जाके डिटेल में पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स में हम क्या देख रहे होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में हम देख रहे होते हैं मेनली अपना इनकम टैक्स, जिसकी वेटेज कितनी होती है, 70% मार्क्स की है, अप टू 17% हमारा पेपर इसमें से आना है। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जिस चीज़ पे जाएंगे वो हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें हम जो चीज़ शुरू करने लगे हैं वो है जी हमारा सेल्स टैक्स, कि सेल्स टैक्स को शुरू करेंगे। अभी थोड़े दिनों बाद आपको चलेगा पता कि हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे होते हैं। अब सेल्स टैक्स स्टार्ट करते हैं, तो सेल्स टैक्स का जो मेन ताल्लुक, मेन कंसर्न जो है ना, वो किसके साथ है, वो आपके बिज़नेस के साथ है, वो आपके बिज़नेस के साथ है, वो आपके कारोबार के साथ है। देखिए बिज़नेस में ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है जो हम बना रहे हैं वो कौन सा होता है, वो होता है जी उस बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या करते हैं, हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सेल्स आती हैं, हम अपनी यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, उस सेल्स के बाद हमारी क्या होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। उसमें आएगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस, और हम फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये इसमें ऐड किया, इसमें ये लेस किया, हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है कि दिस इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ये बनाते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे सारे क्या हो रहे होते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं, जितने भी हमारे अखराजात हैं, जितने भी हमारे ख़र्चे हैं, वो हम इसमें से लेस करवाते हैं। लाइक सैलरीज़ पे की हैं, वेजेस पे की हैं, बिल्स वगैरह पे की हैं, हम वो इसमें से लेस करवाते हैं, और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है कि ये जी हमारे बिज़नेस का नेट प्रॉफिट है। जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दुकान का नाम अज्यूम कर लेते हैं, अख्तर लावा जनरल स्टोर। ये जी अख्तर लावा जनरल स्टोर का एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 चीज़ें जो हैं मैंने आपको यहाँ पे बतानी है, और उसमें हमने क्या करना है, अपने सेल्स टैक्स की बुनियाद शुरू करनी है। मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजीली हो जाए, फिर हम उसको देखते हैं। हाँ, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें 2 चीज़ें मुझे जो आपने जवाब देनी है। ये जब इस बिज़नेस में जब हम सेल करते हैं, जब हम इस बिज़नेस में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल कैसे होती है कि एक ये बंदा है, ये जी हाजी साहब है,
ये मालिक हैं। इन हाजी साहब के पास क्या होगा, इस मालिक के पास क्या होगा, इस मालिक के पास कस्टमर जो है वो चल के आएगा। कस्टमर क्या होगा, चल के आ रहा होगा। क्या कि मुझे जी सामान बेच दें, मुझे गुड्स दे दें। और ये हाजी साहब अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, कहेंगे ठीक है मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा। लेकिन ये हाजी साहब क्या करेंगे, ये खुद जाएंगे अपने सप्लायर के पास, उससे क्या करेंगे, उससे जाके ये सामान ख़रीद के लाएंगे। अब ये दो काम है, ये बाइंग कर रहा है और ये सेल कर रहा है। ये बाइंग कर रहा है और यहाँ पे ये सेल कर रहा है, यहाँ पे ये बेच रहा है। जब ये बाय करेगा ख़रीदेगा तो क्या होगा, सप्लायर से गुड्स पकड़ेगा और अपने बिज़नेस में ले आएगा। सप्लायर से गुड्स पकड़ी, अपने बिज़नेस के अंदर ले आया, इसके बिज़नेस में चीज़ें आ रही हैं, इनपुट हो रही है। अब जब इसने सामान पकड़ा, सप्लायर को पेमेंट की, तो सप्लायर को पेमेंट कर रहा होगा, तो सप्लायर कहेगा भाई सर आपने सामान लिया, इस सामान पर टैक्स भी दो मुझे, तो ये टैक्स पे करेगा सप्लायर को। अब जो इसने टैक्स पे किया होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इनपुट टैक्स कह रहे होंगे। वो क्या कहलाएगा, वो इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। सामान लेके आ गया, इन्वेंट्री इसके पास पड़ी हुई है। अब कस्टमर आया, कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर इसको पैसा दे रहा है, कस्टमर इसको पेमेंट कर रहा है और ये बदले में क्या कर रहा है, कस्टमर को गुड्स जो है वो मुहैया कर रहा है, कस्टमर को गुड्स दे रहा है। अब जब ये कस्टमर को गुड्स देगा तो कस्टमर जब इसको पैसे देगा तो ये कस्टमर से टैक्स ले रहा होगा। जब कस्टमर को गुड्स दे रहा है तो इसके बिज़नेस से सामान जा रहा है, तो आउटपुट हो रही है। तो ये गेम इनपुट और आउटपुट की है। रिमेंबर, जब सेल्स करेगा, सेल्स होती हैं हमेशा कस्टमर को सेल करेगा, कस्टमर से पैसा लेगा, तो जब पैसा लेगा उसके ऊपर वो आउटपुट टैक्स भी चार्ज करेगा। तो सेल्स के वक़्त जब आपने कस्टमर को चीज़ें बेची तो जो कस्टमर से आप टैक्स ले रहे होते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और जब आपने सामान ख़रीदा था, सामान ख़रीदते हुए आप टैक्स पे करके आए थे, जो आपने टैक्स पे किया था वो आपका क्या कहला रहा होगा, वो आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। उस आउटपुट टैक्स में से आप अपना इनपुट टैक्स लेस करवा देंगे, ये जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ये आपकी क्या कहलाएगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। और ये रकम क्या है, ये रकम आपने हुकूमत को पे करनी है, ये रकम आपने गवर्नमेंट को पे करनी है। अब जो मैंने बच्चों ये चीज़ लिखी है ना, ये चीज़ है जो हमने सेल्स टैक्स में सीखनी है। अब देखो मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास बिज़नेस है, मैं कारोबार कर रहा हूँ, ये मेरे पास कस्टमर है, ये मेरे पास मेरे सप्लायर्स हैं। मैं इनके पास जाऊंगा, इनसे सामान लेके आऊँगा। जब मैं इनसे सामान लेके आऊँगा, जब मैं इनसे सामान ख़रीदूँगा, ये कहेंगे भाई ये सामान है, मैंने कहा ठीक है सामान दे दो। इन्होंने कहा ये पकड़ें जी पेन ले ले, मैंने पेन ले लिया। मैंने कहा इतने पैसे हैं, मैंने कहा ये लो पैसे। इन्होंने कहा टैक्स भी दें इसके ऊपर, सेल्स टैक्स, क्योंकि हमने तो सेल्स टैक्स देना था। मैंने इनको सेल्स टैक्स दे दिया। तो मैंने जब इनसे सामान ख़रीदा तो मैंने टैक्स दिया, वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। मैं वो लेके अपने पास आ गया जी, मैंने इनपुट टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स मैंने पे किया, इनपुट टैक्स मैंने पे किया है, इनपुट टैक्स मैंने दिया है। मैंने कहा ठीक है। ये कस्टमर आ गए मेरे पास, जब कस्टमर मेरे पास आए, इनको मैंने गुड्स दी, इनको मैंने गुड्स बेची। जब इनको मैंने गुड्स बेची हैं तो मैं क्या करूँगा, फिर इनसे टैक्स ले रहा हूँगा। तो कस्टमर से मैंने टैक्स लिया, ये मेरा आउटपुट टैक्स है। मैंने सप्लायर को टैक्स पे किया, ये मेरा इनपुट टैक्स है। मैं इस आउटपुट टैक्स में से जो मैंने इससे लिया है, वो इनपुट टैक्स जो मैंने इसको दिया था, आउटपुट में से इनपुट टैक्स एडजस्ट करूँगा। रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। ये मैंने क्या करनी है, गवर्नमेंट को पे करनी है। तो ये जो पूरी कहानी है, आउटपुट टैक्स लेना, उसमें से इनपुट टैक्स अपना एडजस्ट कर लेना और रिमेनिंग अमाउंट पे कर देना, ये हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। तो ये पूरी कहानी जो है वो क्या करनी है, ये पूरी कहानी हमने
हमने यहाँ पर सीखनी है, हमने देखना है किस तरह से चलना है क्या नहीं है, आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरह से उसको लेके चलेंगे, इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं, लेस कैसे करना है, लायबिलिटी कैसे निकालनी है, गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे करनी है। तो मेन कंसर्न जो हमने यहाँ पे सीखना है वो क्या है, वो हमारा ये है कि हमने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करना है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना सीखना है। अगर हमें ये आ जाए तो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली हम ये सीखने लगे कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स कैसे होगा, कैलकुलेशन, रूल्स, रेट्स, किस तरह का मेथड है, क्या कुछ है, सारा कुछ हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर सीख रहे होंगे। तो सेल्स टैक्स में बेसिकली हम ये चीज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, ये चीज़ हमने क्या करनी है, अब सीखनी है। तो ये बच्चों कहानी है जो क्लोजली क्या है आपके बिज़नेस के साथ रिलेट कर रही है। ये वो कहानी जिसका क्लोजली रिजेंबलेंस क्या है आपके इनकम फ्रॉम बिज़नेस के साथ है। आप कारोबार कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स ले रहे हैं, आपने परचेजेस किए हैं, आप इनपुट टैक्स दे के आए होंगे, जो टैक्स दिया उसको नेट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो आपकी आ जाएगी। तो ये कहानी है। अब इस कहानी का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस। कुछ हम डेफिनेशंस करेंगे, आज हम कम ही डिस्कस करेंगे बिकॉज आपका आज फर्स्ट डे है, तो मैं आपको इतना बर्डन नहीं करूँगा कि आपका माइंड स्टफ हो जाए कि हम किस चक्कर में फंस गए हैं। आज हम थोड़ा करेंगे, ग्रेजुअली हम अपनी पेस बढ़ाएंगे ताकि आपकी जो कंसेप्ट वगैरह हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाए और आपको कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले जब हम डेफिनेशन डिस्कस करने लगे हैं, जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है सेल्स टैक्स। अच्छा, मैं डेफिनेशन पे आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा डेफिनेशन क्राइम करने वाली है, रट्टा किसको मारना है वो बता दूंगा, कौन सा डेफिनेशन रीड ओनली है, मतलब आप उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें एंड डैट विल बी इनफ फॉर यू, डैट विल बी सफिशेंट फॉर यू। उसके अलावा आपको ज़्यादा उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में से सिनेरियोज आते हैं, किस में से क्या आता है, किस में से क्या नहीं आता, वो सब कुछ क्या करेंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं आपको जब आइडेंटिफाई करता जाऊँगा कि ये रीड ओनली है, ये ऐसे है या वैसे है, आपने उस पर क्या करना है, थोड़ा सा फोकस रखना है ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह फेस ना हो रही हो। तो पहले डेफिनेशन सेल्स टैक्स किसे कहते हैं, ये रीड ओनली है, इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़िएगा, आगे मूव कर जाइएगा। सेल्स टैक्स किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। सेल्स टैक्स का मतलब है कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, इजाफी टैक्स, या कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो हम सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक ले रहे हैं, इस कानून के मुताबिक अपने कस्टमर से, लोगों से कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सेल्स टैक्स कहला रहा होता है। मैंने आपको अभी नहीं बताया कि हमारा एक्ट है, इसकी इतनी प्रोविजंस हैं, ये हमने सेक्शंस करने हैं, ये इसके रूल्स हैं, ये इसके स्केड्यूल्स हैं, ये इसके चैप्टर्स हैं, हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की। हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल ये बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्ट क्या है क्या नहीं है, जब टाइम आएगा देख लेंगे। अभी सिंपल आप याद रखें कि सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक, सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक, जो हमारे पास 1990 एक्ट है, उसके मुताबिक अगर कानूनी तौर के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, एडिशनल टैक्स लिया जा रहा है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लिया जा रहा है, तो सारा हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सारा सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी या कोई भी फ़ी जो हम सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक ले रहे हैं, मतलब आपने किसी से फ़ाइन लेना था और फ़ाइन आप ले रहे हैं अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक आपने जुर्माना किया और उसके मुताबिक आप जुर्माना उससे ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। आपने कोई पेनल्टी ली है या आपने कोई फ़ाइन वगैरह लिया है सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक, तो ये आपका सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम, कोई भी किसी किस्म की रकम जो इस एक्ट के मुताबिक आप रिसीव कर रहे हैं या इस एक्ट के मुताबिक पेएबल है, तो वो क्या कहला रही होती है, आपकी सेल्स टैक्स कहला रहा होता है। तो दिस इज़ योर सेल्स टैक्स। ये क्या है, आपकी सेल्स टैक्स की डेफिनेशन है। क्या होता है, जो टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, फ़ाइन, पेनल्टी जो इस एक्ट के मुताबिक आप पे करें, या कोई भी पेमेंट जो इस एक्ट के मुताबिक आप कर रहे हो, कोई भी पेमेंट जो इस एक्ट के मुताबिक की जा रही है, वो क्या कहलाता है, आपका सेल्स टैक्स कहला रहा होता है। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे रीड कर लें, डैट विल बी इनफ फॉर यू। अब इसमें 2 टैक्सेस, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अभी हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की यहाँ पे हमने कहानी बिल्ड की थी और आपको वैसे अंदाज़ा हो गया होगा कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, बट डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन किया गया है। आउटपुट टैक्स क्या है, सिंपल सी बात है, जब आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं,
आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, जब आप गुड्स को बेच रहे हैं, जब आप गुड्स को दे रहे हैं, जब आप सप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त जो आप टैक्स ले रहे हैं वो क्या होगा, आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। या जब आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, गुड्स की या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर जब आप एक्साइज ड्यूटी ले रहे होते हैं वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। या अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस के मुताबिक, उस पर जो आप सेल्स टैक्स ले रहे हैं वो आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। मतलब जो आपने सर्विसेज दी हैं, सप्लाई की हैं, गुड्स बेची हैं, उससे जो टैक्स ले रहे हैं वो आपका क्या कहला रहा है, वो आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा है, जो हम ले रहे हैं। इनपुट टैक्स क्या है, इसका उल्टा कर लें कि जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं, जब हम ख़रीद के लेके आते हैं, तो जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, जब हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो हमने एफईडी वगैरह पे की है, फेडरल एफईडी, वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। जब हम सर्विसेज वगैरह एक्वायर करते हैं, सर्विसेज लेते हुए जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो मेरा इनपुट टैक्स कहलाएगा। या अगर मैंने कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में कोई गुड्स वगैरह सप्लाई की हैं, या मैंने आज़ाद कश्मीर में गुड्स दी हैं और उससे जो मैंने टैक्स ले रहा हूँ, तो उस बंदे का क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये दोनों रीड ओनली, इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर की हो, दोनों डेफिनेशंस में एक वर्ड आया है रजिस्टर्ड पर्सन का। यहाँ पे दो वर्ड हैं मेन, सप्लाई किसे कहते हैं और रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं। यहाँ पे भी रजिस्टर्ड पर्सन और सप्लाई। अब हम देखते हैं रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, उसको देखते हैं। पर्सन किसे कहते हैं। अगर मैं पर्सन की बात करूं और लेमैन फॉर्म में पूछूं कि भाई पर्सन क्या होता है, तो आपका जवाब सिर्फ होगा बंदा क्योंकि हमने अंग्रेज़ी पढ़ी हुई है। अंग्रेज़ी पढ़ते हुए हम हमेशा क्या पढ़ते आए हैं कि जो भी पर्सन है उसका नाम है शख्स, बंदा। बंदे को हम क्या कहते हैं, बंदे को हम पर्सन कह रहे होते हैं। ये हमने क्या किया है, ये हमने अभी तक अंग्रेज़ी में पढ़ा हुआ है, जो भी बंदा है वो पर्सन है। लेकिन टैक्स में पर्सन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड है। क्या, टैक्स वाले कहते हैं कि भाई बंदा तो पर्सन है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको हम पर्सन में शुमार कर रहे होंगे। कौन कौन आएगा इसमें, इंडिविजुअल आ जाएगा, इसमें एओपी आ जाएगी, एओपी एसोसिएशन, ऑफ पर्सन आ जाएगा, इसमें कंपनी आ जाएगी, इसमें गवर्नमेंट आ जाएगी। गवर्नमेंट में फेडरल, प्रोविंशियल, फॉरेन, ये तमाम चीज़ें। देखें, टैक्स में जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ है ना, उसका मतलब सिर्फ बंदा नहीं है, उसका मतलब इंडिविजुअल भी है, मतलब ही और शी, आप और मैं भी पर्सन है। एओपी, ये पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, ये भी पर्सन है। कंपनीज़ जो हैं ये भी पर्सन है। उसके अलावा गवर्नमेंट, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, फॉरेन गवर्नमेंट जो हैं वो आ जाती हैं। पॉलिटिकल सब डिवीज़न, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूनेस्को हो गया, यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे इदारे जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड आएगा उससे मुराद इन चारों की है। अगर वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल लिख दे, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। अगर वो स्पेसिफिकली कंपनी लिख दे तो वो किसकी बात कर रहा है, कंपनी की बात कर रहा है। अगर वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट लिख दे तो किसकी बात कर रहा है, वो गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट, ये चारों में। अगर वो बीइंग स्पेसिफिक की एओपी की बात करेगा तो एओपी की बात है। अगर उसने पर्सन का नाम लिखा है तो पर्सन में सारा कुछ जो है वो क्या होगा, शामिल होगा। तो ये है हमारा पर्सन। अब यहाँ पे हम देख रहे थे पर्सन हमारे पास दो तरह का है। एक है हमारे पास रजिस्टर्ड पर्सन, और दूसरा है हमारे पास अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है वो शख्स
जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुआ है। वो शख्स, वो पर्सन जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुआ है, वो गया है, उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, सर्टिफिकेट अचीव किया हुआ है कि जी मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, उसके पास सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब कुछ जो है वहाँ पे है। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होते हैं। और जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं हुआ उसे हम कहते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन बताना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों अहम है। रिमेंबर, ये जो पूरी कहानी है ना, ये वाली, ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। क्या मतलब कि जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है ये क्या कर रहा होगा, यही वो बंदा है जो आउटपुट टैक्स ले सकता है, यही बंदा है जो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवा रहा होगा, और यही बंदा है जो सेल्स टैक्स अपना पे कर रहा होगा। तो ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवा के सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की, ये किसके लिए है, ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। तो रिमेंबर, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ये तमाम एडजस्टमेंट कौन कर रहा होगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा होगा। तो हमें सारी बातें, ये तमाम बेनिफिट्स, ये तमाम रूल्स किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं। और रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, ये वो शख्स है, ये वो बंदा है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, और ये क्या कर रहा होगा, ये आपका आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेगा, और एडजस्टमेंट करने के बाद हुकूमत को टैक्स पे कर रहा होगा। तो ये है रजिस्टर्ड पर्सन। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, हमने पर्सन भी देख लिया और हमने रजिस्टर्ड पर्सन की बात भी कर ली। आगे चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसमें से सिनेरियोज़ निकलना शुरू हो जाएंगे और ये हमारी बुनियाद बनेगी सेल्स टैक्स को समझने के लिए। देखिए, अभी हमने बात की है कि सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है किसके ऊपर, सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर, कि जो हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा क्या हो रहा है, उसके ऊपर हमारा सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसके ऊपर हमारा क्या हो रहा है, सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। सप्लाई की बात हो रही थी, सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स गुड्स गुड्स, और गुड्स का मतलब अभी चीज़ें हैं, अभी हम जाके गुड्स को भी डिफ़ाइन कर रहे होंगे। सप्लाई का नाम लेते हैं, और अगर आपसे पूछूं सप्लाई किसे कहते हैं, तो आपके माइंड में जो एक कॉमन वर्ड आता है सप्लाई, सेल्स, कि जब आप सेल कर रहे हैं, जब आप बेच रहे हैं, जब आप दे रहे हैं कोई भी गुड्स किसी दूसरे पर्सन को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सप्लाई कह रहे होते हैं। यार ज़रा आप मैसेज करना पानी के लिए। वीडियो सही आ रही है, फॉन्ट सही है, विजिबल है, रिमोट ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू कर लूँगा। सॉरी जी, पानी की डिमांड थी। अच्छा, सप्लाई का मतलब है सेल्स। हम यही पढ़ के आए हैं कि जब भी सेल करेंगे सप्लाई है। सेल का मतलब है जी, मैं दुकानदार के पास गया हूँ, उसके पैसे दिए हैं, उसे गुड्स ली हैं, उसके लिए सेल्स हो जाएंगी, हम इसको सप्लाई मानेंगे। अभी आप सबका यही माइंड में था कि सप्लाई यही होती है, बट नहीं, आपकी आधी बात ठीक है। अब उसके अलावा भी तमाम चीज़ें जो हैं वो सप्लाई हैं, अब उसको हमने डिस्कस करना है। देखें, गुड्स को सेल करना सप्लाई है, गुड्स को दे देना, गुड्स को सेल करना सप्लाई है। उसके अलावा अगर आप किसी बंदे को, किसी पर्सन को राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप किसी बंदे को ये राइट दे रहे हैं, ये हक दे रहे हैं कि तुम इन गुड्स को एज आ ओनर, एज आ मालिक के तौर के ऊपर डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, तो ये जो राइट ट्रांसफ़र करना है ये भी सप्लाई है। मैं कहता हूँ ये मार्कर का मालिक मैं हूँ,
मैंने ये मालिक इसको दे दिया और इसको मैंने कह दिया कि तुम आज के बाद इस मार्केट के मालिक हो, तुम इसे बेचो, जो मर्ज़ी करो। तो मैंने इस गुड्स को इसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट दे दिया है और बीइंग ऑनर दिया कि अब इसका मालिक है। तो मेरा ये इसको राइट ट्रांसफ़र करना क्या कहलाएगा? ये भी सप्लाई कहला रही होगी। अक्सर आपके माइंड में सवाल आता है, ये आना चाहिए था कि सर ये जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट क्या होता है? तोहफ़ा। गिफ्ट क्या है? तोहफ़ा है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उसे क्या ये कहते हैं कि मैं तुम्हें आज के बाद तोहफ़ा दे रहा हूँ, तुम्हें कसम है तुमने ये तोहफ़ा आज के बाद नहीं बेचना, कहते हो? आप तोहफ़ा दे के आते हैं, तोहफ़ा बिका होता है, किसी और के पास पहुंचा होता है और आप फिर कह रहे होते हैं मैं टूटा हुआ साज हूँ मैं। ऐसा तो ज़िंदगी में होता है। लेकिन अब गिफ्ट में होता क्या है? जब आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो फिर क्या है, आप उस बंदे को उस चीज़ को डिस्पोज करने का, उस चीज़ को बेचने का राइट भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, हक भी ट्रांसफ़र कर रहे हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक बाप है, एक फादर है जी, फादर का शोरूम है। शोरूम किसका है? बाइक का। फादर का शोरूम है और शोरूम किसका है? बाइक का। वो सारी बाइक्स बेच रहा है। इसके बेटे ने पहली अटेम्प्ट में सीए की पीआरसी के 5 पेपर पास कर लिए। बाप इतना खुश हुआ, बाप इतना खुश हुआ, उसने कहा मैं तुम्हें आज एक होंडा 70 तोहफे में देता हूँ। तो बाप ने क्या कर दिया, बेटे को एक बाइक जो है थी होंडा CD70, वो क्या दे दी है, वो गिफ्ट में दे दी, तोहफे में दे दी है। अब ज़रा मुझे बताएं, ये जब बाप ने बेटे को तोहफे में गाड़ी दी, ये बाइक दी, तो क्या बेटे के पास ये राइट नहीं ट्रांसफ़र हो गया? बेटे का नाम बाइक कर दी, बेटे को बाइक भी फ्री में दी है। अब बेटा जब चाहे वो उस बाइक को क्या कर सकता है, बेच सकता है, उस बाइक को सेल कर सकता है। ऐसा है कि नहीं? तो ये अमल कि बाप ने ओनरशिप जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दी, ये भी क्या कहलाएगी? सप्लाई कहलाएगी। इसका मतलब तोहफ़ा देना ये क्या है? सप्लाई है। गिफ्ट करना ये क्या है? सप्लाई है। तो सप्लाई है। अब माइंड में सर ये क्या है, बाप बेटे को तोहफ़ा देगा, टैक्स लगेगा, वो एक अलग मैटर है। क्या वो सप्लाई टैक्सेबल है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। क्या इस तोहफे पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। बट सप्लाई है। एज़ पर द रूल क्या था कि अगर आप किसी को गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट, बेचने का राइट दे रहे हैं एज अ ओनर, तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई कंसिडर होगी। सिमिलरली हम बात करते हैं डोनेशन की। डोनेशन क्या होता है? चैरिटी। हम बात करते हैं डोनेशन की। आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में पंखे बन रहे हैं, आप जाते हैं, एक हॉस्पिटल वाले आपसे रब्ता करते हैं, जी हमारे पास पंखे नहीं है, पंखे दे दें, हमें डिस्काउंट भी दे दें। आपके दिल में जागता है ज़रा वो फिलैंथ्रोपिस्ट वाला मोड जागता है, आप कहते हैं नहीं यार मैं इस क्यों इनसे पैसे लूँगा, आप उन्हें फ्री में पंखे दे आते हैं। अब पंखे फ्री में दिए, उनको पंखे दे दिए, वो उन्हें बेचें, जो मर्ज़ी करें, वो उनकी सवाबदीद है। वो पंखा द्वार पे लगा लें, वो पंखा बेच दें, वो पंखा इस्तेमाल न करें, उनकी सवाबदीद है। लेकिन आपने उन्हें पंखे दे दिए, डोनेट कर दिया, आपके चला गया, तो ये डोनेशन भी क्या होगी? ये सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। क्वेश्चन वही है माइंड में, क्या टैक्सेबल है कि नहीं है, इसका जवाब आपको भी बाद में मिल जाता है, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। बट ये सप्लाई ही क्या होगी? कंसिडर हो रही होगी। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई अगर कोई चीज़ है, टैक्स कैसे लगना है, कैसे नहीं लगना, क्या उस पर आएगा, क्या उस पर नहीं आएगा, वो हम सारी बात बाद में करेंगे। सप्लाई है, अभी हम समझ रहे हैं सप्लाई है ये। उसके अलावा कि हायर परचेज एग्रीमेंट में, किस्तों के कारोबार में अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो जो सेल होती है या वो जो ट्रांसफ़र होता है अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, वो भी क्या कहलाता है? आपकी सप्लाई कहला रहा होता है। गॉट इट? अब आप किस्तों पे जाते हैं, आपने बाइक लेनी है, आपको उसने बाइक दे दी है, आपने पूरी पेमेंट ही नहीं दी।
लेकिन आप बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें, तो जिस दिन उसने आपको बाइक दी है वो उसके लिए क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। तो ये भी क्या है, सप्लाई है। तो डायरेक्टली सेल कर देना सप्लाई है, किसी को एज अ ओनर गुड्स के राइट दे देना कि वो डिस्पोज ऑफ कर ले, ये भी सप्लाई है। या हायर परचेज एग्रीमेंट में गुड्स दे देना, ये भी क्या है, सप्लाई है। और इसके अलावा भी कहानी और है। अब जो ये कहानी शुरू होने लगी है ना, इसमें से एग्जामिनर जो है वो आपको सिनेरियोज दे सकता है। किस तरह के सिनेरियोज दे सकता है, वो कह सकता है जी बताएं मुझे, वो आपको 5-6 बुलेट्स दे देगा, 5-6 पॉइंट्स दे देगा, वो कहेगा जी बताएं क्या ये सप्लाई है कि नहीं है, आपने फ़ैसला करना होगा क्या है और क्या नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं, पहला है पुटिंग इनटू प्राइवेट यूज़, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का नाम सुना होगा, अकाउंटिंग से आप सारे वाकिफ़ हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ड्राइंग्स कह रहे होते हैं। अब ड्राइंग्स क्या होती है, ओनर ने बिज़नेस से सामान निकाला और अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये चीज़ जो है ये ड्राइंग्स है। ये ड्राइंग्स करना भी सप्लाई है। भाई मेरी फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे पेपर बना रहा हूँ, मैंने पेपर खुद निकाल के इस्तेमाल कर लिया, सप्लाई है ये। मेरी फैक्ट्री है, वहाँ पे एसी बनते हैं, फ्रिज बनते हैं, मैंने उठा के घर ले गया, एसी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। तो ड्राइंग्स भी सप्लाई है। उसके अलावा कोई भी चीज़ उठाना, उसको बिज़नेस यूज़ में इस्तेमाल कर लेना, ये भी सप्लाई है। आपके एसी हैं, आपने एसी पकड़े हैं, आपके जी एडमिन ऑफिस का एसी ख़राब हो गया और आपकी फैक्ट्री में एसी ही बन रही हैं, आपने वही नया एसी लगा के एडमिन के ऑफिस में लगा दिया, ये भी सप्लाई है। इवन गुड्स को उठा के नॉर्मल नॉन बिज़नेस यूज़ में दे देना, वो भी क्या होगी, आपकी सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। अगली लाइन अभी मैं रीड नहीं कर रहा, ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। तो ड्राइंग्स कर लेना, बिज़नेस यूज़ में चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना, नॉन बिज़नेस यूज़ में चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना, ये भी सप्लाई है। ये पेपर में पॉइंट टेस्टेड नहीं है, पेपर में ये चीज़ पूछ सकता है न्यूमेरिकली। उसके बाद ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओड बाय अ पर्सन। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। आप लोग बीलो पढ़ रहे होंगे या बीलो पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे जाके आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे प्लेज ऑफ गुड्स का, कि आप गुड्स अपनी प्लेज करवाते हैं। अब ये क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है, लेकिन मेरा माल पड़ा हुआ है और मेरा माल निकल नहीं रहा। मैंने कहा यार अभी पैसा चाहिए और भी माल बनाना है, ये इन्वेंटरी पड़ी हुई है, पैसे भी शॉर्ट है, क्या करता हूँ। मैंने कहा यार मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक कहता हूँ यार ये मेरी इन्वेंटरी है, मैं आपके पास गिरवी रखवा रहा हूँ, प्लेज करवा रहा हूँ, आप इसको अपने पास रख लें, मुझे लोन दे दें, मैंने ये वाला काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास गया, बैंक को मैंने कहा यार ये मेरा सामान अपने पास रख लो, मुझे लोन दे दो, मैं तुम्हारा लोन उतार दूँगा। बैंक ने कहा ठीक है, बैंक ने मुझे लोन दे दिया, मेरा गुड्स किसके पास है, बैंक के पास है। टाइम था, मैं लोन नहीं उतार पाया, मैं लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाया। अब चूँकि मैं लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उन गुड्स को बेच देगा। बैंक क्या कर देगा, उन गुड्स को बेच देगा, उनकी नीलामी करवा देगा या उनकी ऑक्शन करवा देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा। किसके लिए, अपना कर्ज़ा उतारने के लिए। वो जो बैंक ने गुड्स बेची हैं अपना कर्ज़ा उतारने के लिए, ये भी सप्लाई कंसीडर होगी किसकी, मेरी। गुड्स किसकी थी, मेरी थी। कर्ज़ा किसका था, मेरा था। लिया किसने हुआ था, मैंने लिया हुआ था। हो क्या रहा है, मेरे पास ये गुड्स हैं, ये गुड्स मैंने बैंक के पास रखवाई हुई हैं और मैंने इस गुड्स के बदले में ये लोन लिया हुआ है। अब मुझे लोन की रिपेमेंट करनी थी, गुड्स तो मेरी हैं, मैं नहीं कर पाया, बैंक्स ने मेरी गुड्स बेच दी हैं, अपना लोन रिकवर कर लिया, गुड्स मेरी बिकी हैं, तो ये सप्लाई भी किससे कंसीडर होगी, मेरी कंसीडर होगी। तो आप नीलामी कर रहे हैं, आप ऑक्शन कर रहे हैं या आप गुड्स को डिस्पोज कर रहे हैं अपना डेट सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये भी क्या कहला रहा होगा, आपकी सप्लाई ही कंसीडर हो रही होगी। ये वाला पॉइंट पेपर में अभी तक न्यूमेरिकली टेस्टेड नहीं है, तो इसके आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। उसके अलावा पोजेसन ऑफ गुड्स हेल्ड immediately before a person ceases to be a registered person। इसको फिर रीड करते हैं, समझिएगा।
पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, कि जो टैक्सेबल गुड्स है वो आपकी पोजेशन में है, आपकी कंट्रोल में है, आपकी मलकियत में है, आपके पास मौजूद है, पड़ी हुई है। कब? हेल्ड, मौजूद है इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, कि एक बंदा, वो कौन है? एक बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, कारोबार कर रहा है, स्टॉक बनाया हुआ है, हर चीज़ हो रही है, वो सेल्स टैक्स में क्या है? रजिस्टर्ड है। ये कहता है यार नहीं, मैंने अब रजिस्टर्ड नहीं होना, या फॉर एग्जांपल कहता है मैं अब उस कारोबार में चला गया हूँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, या मैं एग्जाम्ड गुड्स में डील करूँ, वट एवर द रीज़न। ये जाता है, ये कहता है जी मुझे अब सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होना, और ये अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको विदड्रॉ करवाना चाह रहा है, या अपनी रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करवाना चाह रहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ फर्दर रजिस्टर्ड। डिपार्टमेंट जाएगा, अप्लाई करेगा कि जी मैंने अब रजिस्टर्ड नहीं होना, मुझे फर्दर रजिस्टर्ड नहीं रहना। डिपार्टमेंट दरख्वास्त पकड़ेंगे, ठीक है जी हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ज़रा बताओ इसको कैंसिल करने के लिए आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। तो जितनी गुड्स उस डेट के ऊपर, जब ये डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, जितनी गुड्स इसके पास मौजूद होंगी, जितनी गुड्स इसके पास अवेलेबल होंगी, वो भी इसकी क्या कंसीडर होगी? सप्लाई कंसीडर होगी। अब देखो ये गुड्स इसके पास स्टॉक में मौजूद है, इसने ये गुड्स नहीं बेची, ये गुड्स इसके पास स्टॉक में अवेलेबल है, मौजूद हैं, इसकी पोजेशन में है। लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि मैंने अब अपनी रजिस्ट्रेशन छोड़ देनी है, टैक्स वाले कहते हैं ठीक है हम आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने लगे हैं, लेकिन ये गुड्स जो आपके पास पड़ी हुई हैं आपके पास ही मौजूद रहेंगी, हम इसको सप्लाई कंसीडर करेंगे, आप इसका हमें टैक्स पे करें, हम आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म करने लगे हैं, वो हम कैंसिल आउट करने लगे हैं। तो जो गुड्स आपके पास मौजूद होती हैं बिफोर सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो भी क्या होती हैं? आपकी सप्लाई कंसीडर हो रही होती हैं। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट पेपर में अभी तक उसने एग्जामिनर ने नहीं पूछा होगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी, इसमें कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन, इसको आप टॉल मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं। पानी पी लूँ मैं, पानी तो आया नहीं, ओके। इसको हम क्या कह रहे होते हैं? इसको हम टॉल मैन्युफैक्चर भी कह रहे होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, इसका मतलब क्या है? आपने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बुक प्रिंट करवानी है, आपके पास है किताब यूएसबी में, आप एक बंदे के पास जाते हैं, उसके पास प्रिंटर है, आप उसे कहते हैं मेरी बुक प्रिंट कर दो, वो कहता है यार मैं प्रिंट तो कर दूंगा, मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे पास किताब भी नहीं है। आप कहते हो मैं तुम्हें किताब देता हूँ यूएसबी में, मुझे प्रिंट कर दो। कहता ठीक है, किताब तुम्हारी, पेपर मार्केट से लेके आऊँगा, तो मैं किताब प्रिंट करके दे दूँगा। ये वो किताब बना के दे रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कहलाएगी, लेकिन ये भी सप्लाई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये जो पब्लिशिंग हाउस हैं, जितने भी पब्लिशिंग हाउस हैं जो किताबें छाप रहे होते हैं, क्या किताबों के मालिक ये? क्या किताबों की मलकियत इनके पास है? क्या ये किताबों के ओनर हैं? द आंसर इज़ नो, इनके पास तो किसी किताब की मलकियत नहीं है, तो जस्ट पब्लिशर है। मैंने एक किताब पब्लिश करवानी है, मैंने अपनी किताब लिखी है, आई वांटेड टू पब्लिश दैट बुक, मैं इनको अप्रोच करूँगा, मैं इनके पास जाऊँगा, कहूँगा यार मेरी बुक पब्लिश कर दो, ये लो जी, ये इसकी ट्रेसिंग है, ये पकड़ो यूएसबी में। ठीक है सर, कर देंगे। वो जाएंगे मार्केट, पेपर लेके आएंगे, मेरी पकड़ेंगे यूएसबी में किताब, उसकी ट्रेसिंग निकालेंगे, किताब पब्लिश करेंगे, छाप के दे देंगे। अब जिसने मुझे किताब छाप के दी है, ना उस किताब का मालिक है, ना पेपर्स का मालिक था, बट उसने मुझे किताब छाप के दे दी है, उसने मेरे बिहाफ पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके दे दी है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये भी सप्लाई है, जो उसने मुझे पब्लिश करके दी है, जो उसका काम हुआ, जो उसने उसके पैसे चार्ज करेगा, वो भी सप्लाई होगा। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, ये जो ख़वातीन होती हैं ये अपने दुपट्टे डाई करवाने के लिए पहुंची होती हैं, ये जी शॉपिंग करके आती हैं, कलर पसंद नहीं आया होता, फिर कहते हैं जी हमें तो रंग पसंद ही नहीं है, हम रंग चेंज करवाने जा रहे हैं। पहुँच जाती हैं मार्केट, जी हमारा दुपट्टा डाई कर दें। अब जिसके पास डाई करवाने के लिए पहुँचे हैं, क्या वो दुपट्टा उसके पास है? क्या वो उसके रॉ मटेरियल में है? नहीं, वो तो आपका है। कलर आपने बताया, उसने आपके बिहाफ पे वो आपको कलर करके दे दिया, तो ये जो उसने काम करके दिया है ये भी क्या होगी? सप्लाई कंसीडर होगी।
ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो अपना कपड़ा लेके आती हैं वाइट कॉटन या वाइट कलर में और रब्ता करती हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग की इंडस्ट्री से, जो फैक्ट्रीज जो प्रिंटिंग वगैरह कर रही होती हैं उन्हें कपड़ा देती हैं, उन्हें डिज़ाइन देती हैं। वो जो प्रिंटर होते हैं जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो होती हैं इंडस्ट्रीज़, उनके बिहाफ पे उनका पैटर्न वगैरह प्रिंट करके उन्हें वापस दे देती है। अब वो किसी के बिहाफ पे काम करके दे रहा है तो ये क्या होती हैं, ये भी हमारी सप्लाई कंसिडर हो रही होती है। उस बंदे की जिसने दुपट्टा रंग के दिया है, वो जो उससे रंगने की कॉस्ट है वो उसकी सप्लाई है। उस पब्लिशर की जिसने किताब छाप के दी है, जो मेरे से किताब छापने के पैसे लेगा वो उसकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। इसके अलावा अगर कोई आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी भी पर्सन को जिसको नॉमिनेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये मेरे लिए काम कर दो और ये गुड्स इस बंदे को दे देना करके, तो उसने इस बंदे को दी है तो ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। तो ये सिनेरियोज़ हैं जो क्या हैं, जो यहाँ पे चल रहे हैं, जिन्हें हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। अब पेपर में एग्ज़ाम में वो क्या कर सकता है, वो आपसे ये सिनेरियोज़ पूछ सकता है। वो आपको 5 नंबर का सवाल दे देगा, आपके पास 5 सिनेरियो के कौन सी सप्लाई है कौन सी सप्लाई नहीं है, आपने ये पूछना है। वो न्यूमेरिकल में गिवन कर देगा, जैसे उसने आपको 5 एडजस्टमेंट गिवन की हुई है। एक एडजस्टमेंट उसने गिवन कर दिया कि जी ऑनर ने इतने मिलियन की ड्राइंग्स की हैं, इतने लाख के गुड्स अपने पर्सनल पे ले गया था, तो ये क्या होगी, सप्लाई कंसिडर होगी। वो कह देगा जी आपने बैंक से लोन लिया 4 लाख रुपए का, उनको 4 लाख की गुड्स दी हुई थी, वो बैंक जो है वो आप लोन नहीं पे कर, बैंक ने वो गुड्स बेच के अपना लोन सेटिस्फाई करवा लिया, आपकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सप्लाई ही कंसिडर हो रही होती हैं। तो ये चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। तो तमाम सिनेरियोज़ जो हैं ये किसके हैं, ये सप्लाई वाले सिनेरियोज़ कंसीडर हो रहे होते हैं। जैसे इसी से बात है कि सप्लाई का मतलब सेल जो हमने पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू ओनरशिप, ये भी क्या है, सप्लाई है। जब भी हमने यहाँ पे गिफ्ट की बात की है, तो अगर कोई बाप अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा है तो ये सप्लाई ही कंसिडर होगी। आपने उस बंदे को उस प्रॉपर्टी, उस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने का, उस एसेट्स को बेचने का राइट दे दिया है, तो सप्लाई है। टैक्सेबल है कि नहीं है ये अलग मैटर है, अलग बात है, वो बाद की बातें देखी जाएंगी, सप्लाई तो है। इसके अलावा जो लीजिंग एग्रीमेंट होता है, जब हम जाते हैं लीज़ के ऊपर गाड़ी ले लेते हैं, लीज़ के ऊपर हम गुड्स ले लेते हैं, तो जो लेसर है उसके जब तक उसके पास उसका टाइटल है कि मैं मालिक हूँ, सप्लाई नहीं है, जब वो लेसर अपना टाइटल ट्रांसफ़र कर देगा तो फिर वो क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनल गुड्स कर रहे हैं इस्तेमाल, मतलब ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, आपकी सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। जैसे हमने एग्जांपल्स अभी डिस्कस कर रहे थे, उसी से एग्जांपल है, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे आपने वर्ड किसका गौर करना है, मैन्युफैक्चरर का। एक फ्रिज का मैन्युफैक्चरर है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में फ्रिज दे देगा, तो ये नॉन बिजनेस यूज़ के लिए ना, ये सप्लाई कंसिडर होगी। टैक्स होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है, बट टैक्स होगा। जब हम आगे मूव करेंगे, जब हम सप्लाई चेन पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊँगा जाके कि एंड कंज्यूमर क्या होता है, तो टैक्स तो इसके ऊपर होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फॉर एग्जांपल एक इंस्टॉलमेंट वाला बंदा बैठा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो फ्रिज खरीद के लेके आया, उसने अपने एम्प्लॉय को फ्रिज दे दी है, ये सप्लाई कंसिडर नहीं हो रही होगी। द रीज़न इज़ डैट कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर, इसने इन गुड्स को बनाया है, इसने इसको बनाया और इसने फर्स्ट टाइम सेल की है और डायरेक्टली ये एंड कस्टमर को सेल कर रहा है, तो इसकी सप्लाई है। हम 2 या 3 दिन बाद जब सप्लाई चेन पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपको तफसील में इस दोबारा एग्जांपल को रिकॉल करके बताऊंगा कि सप्लाई है कि क्यों है, ठीक है। तो ये सप्लाई है। लेकिन अगर मैं ख़रीद के लेके आया तो मैं बीइंग एंड कंज्यूमर ख़रीद के लेके आया था, मैंने फ्री में कस्टमर को दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया, तो मेरी ये सप्लाई नहीं कंसीडर होगी। जैसे एक रेस्टोरेंट है जो कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहा है, वो फ्री में चैरिटी के पर्पज़ के लिए खाना दे देता है, तो उसकी सप्लाई कंसीडर होगी। मैं जाता हूँ, मैंने पिज़्ज़ा परचेज़ किया और मैंने फ्री में डोनेट कर दिया, तो मेरे लिए सप्लाई कंसीडर नहीं हो रही होगी। तो ये छोटी एग्जाम्पल है, ये हमने क्या कर ली है, डिस्कस आउट कर ली है। उसके अलावा पॉइंट नंबर डी के सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड थ्रू ऑक्शन और अदरवाइज टू सेटिस्फाई अ डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सप्लाई, कि अगर आप कर्ज़े को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी गुड्स को ऑक्शन कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वो भी सप्लाई कंसिडर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा अपना इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा था और डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो वो नहीं मिल रहा था, डिपार्टमेंट ने छापा मारा, उसे कुछ इन्वेंट्री अपने कब्जे में ले ली, इन्वेंट्री बेचने के बाद उसने कहा जाए ये इन्वेंट्री मैंने बेच दी है, और उसने अपने पैसे रिकवर करवा ली। तो ये उसने पैसे रिकवर करवाए हैं, अपना वो डेट, अपनी वो लाइबिलिटी सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करने के लिए ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी, सेम एज़ विद द बैंक, ये सारी की सारी क्या है, ये सप्लाई कंसीडर हो रही है। तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं बिकॉज ये हमारी फर्स्ट क्लास थी सेल्स टैक्स की। तो सप्लाई हमने डिस्कस आउट कर लिया, कल हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, हम आगे जाएंगे, हम तफसीलन बात करेंगे इन एग्जांपल्स की, इन सिनेरियोज़ की, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू हमारी तमाम डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। फिर जब हम मूव करेंगे सप्लाई चेन के ऊपर, तब आपको समझ आएगी इन तमाम चीज़ों की और आप मज़ा लेंगे। तो अभी हम आज कम पढ़े हैं, आगे फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर 2.5 घंटे पर करेंगे और हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जितनी भी बात की आपको कोई किसी किस्म की उसमें मुश्किल पेश नहीं आई होगी, कोई आपको डिफ़िकल्ट नहीं लग रही होगी, डूएबल है। आपने बस साथ साथ रहना है, आपने डेली ये काम डेली बेस पे करना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। जो मैं कहूँगा वो आपने करना है और उतना ही कर लोगे एटलीस्ट तो पेपर इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। अभी तो इनिशियल डे था तो हमने कम पढ़ा है, कल हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी। तो तमाम चीज़ें लिखी हैं, इनको देख लीजिएगा, इनको याद आउट कर लीजिएगा। कोई चीज़ पूछने वाली हुई तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।